Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. So, the next chapter which we will take in our NCERT syllabus for class 11th is chapter number 13. हालांकि चैप्टर नंबर 11 एंड 12 हमने जंप किया फॉर द रीजन दैट कि आपको पहले ये सीखना है, पहली रीजन। दूसरी रीजन आपके कोर्स में आ रहा है। ठीक है, एनीवेज कोई बात नहीं। तो हमने चैप्टर 13 स्टार्ट कर दिया है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि इस चैप्टर 13, ये जो चैप्टर 13 है कौन सी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, राइट। स्टार्ट करते हैं ना। देखो, अब तक अपन ने जितनी भी मैथ्स पढ़ी है टिल नाउ, उसको कहते हैं ट्रेडिशनल मैथ्स। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल मैथ्स। अब उसके बाद एक और मैथ्स आती है, इसको बोलते हैं मॉडर्न मैथ्स। उसमें एक ब्रांच आती है जिसको अपन कहते हैं कैलकुलस। क्या कहते हैं? कैलकुलस। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच वी हैव स्टार्टेड विद दिस चैप्टर इज कैलकुलस। कैलकुलस। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ट्रेडिशनल मैथ से काम चल रहा है ना बढ़िया। देन वाई टू नीड कैलकुलस, है ना। तो कैलकुलस की जरूरत क्यों पड़ी, इस पे फोकस करने की जरूरत है। देखो, कैलकुलस क्या करता है? कैलकुलस क्या करता है? किसी भी चीज की अप्रोक्सीमेशंस पे जाता है। क्या जाता है? अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन मतलब प्रैक्टिकली वो चीज इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन चलो इम्पॉसिबल तो है, तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि उसका उस चीज को करेंगे नहीं। जो चीज इम्पॉसिबल है उस चीज को करेंगे नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा ना। तो हम क्या कहते हैं? अप्रोक्सीमेट जाते हैं, मतलब लगभग लगभग वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि एक सिचुएशन कंसिडर करना कि लेट्स से कि ये तो है पुलिस, राइट, और ये है मेरा चोर। ये है चोर, ओके। अब पुलिस को चोर को पकड़ना है। दिस इज पुलिस एंड दिस इज थीफ। इस पुलिस को चोर को पकड़ना है, राइट। मान लो इनके बीच में जितने भी कुछ मीटर की दूरी है, मान लो 100 मीटर की दूरी है। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा तो वो 100 मीटर के गैप में थे, और चोर ने उसी मोमेंट में भागना स्टार्ट किया। पुलिस पीछे पीछे भाग रही है, चोर आगे आगे भाग रहा है। अब देखो, इसकी स्पीड जितनी भी होगी और इसकी स्पीड जितनी भी होगी, ये है तो पीछे ही। मान लो कि इसकी, मान लेता हूँ कि इसकी स्पीड इससे ज्यादा है और कभी ना कभी इसको पकड़ेगा। भाई अगर पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो पकड़ेगा, नहीं तो पकड़ सकता है क्या? नहीं। लेकिन आप इस सिचुएशन को ऐसे कंसीडर करो, आप ध्यान से सुनना, कि जब पुलिस भागते भागते यहां तक पहुंचेगा जहां पे अभी चोर है। मान लो पुलिस यहाँ आ गया। पुलिस कहाँ आ गई? यहाँ आ गई, जहां पे अभी इस समय चोर बैठा है। आ गई। तो थीफ थोड़ा ना खड़ा होगा वेट कर रहा होगा आज मुझे पकड़ ले। वो थोड़ा और आगे जा चुका होगा, मानते हो? मानते हो ना, वो जो थोड़ा आगे जा चुका होगा। तो लेट से ये गैप थोड़ा कम हो चुका होगा, लेकिन थोड़ा आगे जा चुका होगा, आ चुका होगा। ठीक है ना। अब ये गैप रह गया, कुछ थोड़ा कम गैप रह गया थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, स्क्रीन क्लियर करता हूँ मैं एक बार। अब थोड़े टाइम के बाद वापस वो उसकी जगह पे होगा, और वो थोड़ा और आगे होगा, होगा नहीं होगा? लाइक दिस। वो यहां होगा, और पुलिस थोड़ी सी और आगे होगी, थोड़ा कम गैप होगा, राइट। ऐसे ही सोचोगे? ठीक है। तो इस अप्रोच से आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, इनफाइनाइट टाइम्स ऐसे ऐसे करते जाओ, तो पुलिस चोर को कभी पकड़ ही नहीं सकता। क्यों? वो कितना भी आगे आ जाए, चोर तो आगे जा ही रहा है ना। वो कितना भी आगे आ जाए, चलो अभी यहां से उठ के वो यहां पे आ गया। अभी वो उठ के यहां से उठ के वो यहां पे आ गया, तो वो भी तो आगे गया, भले थोड़ा सा ही गया। फिर वो उठ के यहां से गया, तो वो और आगे गया, फिर आगे गया, फिर आगे गया। मतलब एट एनी मोमेंट चोर पुलिस का वेट थोड़ा ना कर रहा है। भले आप थोड़ा सा ही आगे चलो, भले आप 1 मीटर ही आगे चलो, लेकिन उस 1 मीटर आगे चलने में जितना भी टाइम लगा पुलिस को, उस टाइम में चोर भी भागा है। फिर चाहे से थोड़ा सा और आगे चलो, फिर थोड़ा सा और भागा है, फिर थोड़ा सा और आगे चलो, फिर थोड़ा सा और भागा है। कितना, बोले इतना सा ही डिस्टेंस रह गया, लेकिन डिस्टेंस तो रहेगा ही हमेशा। इतना सा ही डिस्टेंस रह गया हो, लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा रहेगा ही। अब डिस्टेंस रहेगा तो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो इसको पकड़ेगा ही नहीं, ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स। समझ गए? तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं किसको? कैलकुलस को। कैलकुलस क्या कहता है कि ट्रेडिशनल मैथ्स के हिसाब से उन दोनों के बीच की दूरी 0 मीटर तो हो ही नहीं सकती कभी। उन दोनों के उसको पकड़ने का मतलब है कि उनके गैप जो 100 मीटर था, फिर मान लो कुछ कम हो गया, 95 मीटर हो गया, 90 मीटर हो गया, 92 मीटर हो गया, ऐसे कम होते 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 होते, तो ये गैप जीरो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि किसी भी मोमेंट पे पुलिस जब चोर की पोजीशन पे पहुंचेगा तो चोर आगे ही होगा। चोर थोड़ा ना रुका रहेगा। चाहे से इतना सा ही आगे होगा, इतना सा ही, भले एक कदम की डिस्टेंस पे आगे होगा, लेकिन आगे होगा। फिर एक कदम के बाद फिर वो आधे कदम की डिस्टेंस पे आगे होगा, लेकिन आगे होगा। और ये कदम कभी भी जीरो नहीं हो सकता।
है ना, समझ गए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैलकुलस का यहाँ पे एप्लीकेशन आया। एक सिचुएशन एक बार पहले मैंने आपको बताई थी शायद, कि सपोज करो एक बॉल है, उसको अपन बिल्डिंग से फेंकते हैं। तो बिल्डिंग से फेंकते हैं, मान लो वो 10 मीटर की डिस्टेंस हाइट से अपन फेंकते हैं, तो वो आधा ऊपर आती है, यानी 5 मीटर ऊपर आती है। फिर वापस बाउंस होगी, तो फिर वापस आधा ऊपर आएगी, 2.5 मीटर। फिर वापस बाउंस होगी, फिर आधा ऊपर आएगी। तो ऐसे ऐसे करते 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 आधा 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 होती चली जाएगी। तो प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली तो कभी ना कभी रेस्ट पे आ जाएगी, लेकिन ट्रेडिशनली वो रेस्ट पे आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप किसी भी नंबर को आधा 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 करते जाओ, जिंदगी भर करते जाओ आधा आधा आधा, वो जीरो थोड़ा ना हो सकता है। करो, किसी भी नंबर को आप आधा करोगे। लेट्स से कि 10 को आधा किया आपने, 10 डिवाइडेड बाई 2 किया, क्या आया? 5। ठीक है ना। देन डिवाइडेड बाई 2 किया, क्या आया? 2.5। देन डिवाइडेड बाई 2 किया, क्या आएगा? 1.25। देन डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा? 0.675 लगभग ऐसे कुछ आएगा। फिर डिवाइडेड बाई 2 करोगे, क्या आएगा? 0.3375। फिर डिवाइडेड बाई 2 करना जरा, क्या आएगा? 0.167875। तो कहाँ हो रहा है ये? जीरो की तरफ कहाँ भाग रहा है? जीरो की तरफ चल रहा है, मैं मानता हूँ जीरो की तरफ जा रहा है ना। लेकिन एग्जैक्ट जीरो तो हो नहीं सकता ना। इनका ट्रेंड देख के मुझे पता चल रहा है सर, ये तो कभी एग्जैक्ट जीरो होगा ही नहीं। ट्रेंड देख के पता चल रहा है। तो इस प्रॉब्लम के हिसाब से भी वो बॉल कभी जिंदगी भर रुकेगी नहीं, चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली तो रुकेगी। तो कैलकुलस क्या कहेगा? आप जीरो नहीं हो सकते, हम जीरो की तरफ तो जा रहे हो। और एक मोमेंट ऐसा आएगा, तब जीरो के आप बहुत करीब होंगे, बहुत करीब होंगे। आप जीरो तो तभी भी नहीं हो सकते, लेकिन आप जीरो के बहुत करीब पहुंच जाएंगे ना, तो वो जीरो के बराबर होना ही हो जाएगा। समझ गए? तो ये कुछ सिचुएशंस मैंने कंसिडर करी जहां पे किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? कैलकुलस का इन्वॉल्वमेंट है। अब इस कैलकुलस में हमको पढ़ना क्या क्या है, बात करते हैं ना। ये सिचुएशन समझ में है कि जरूरत क्यों है ना। अप्रोक्सीमेशंस की तरफ जाने के लिए हमको कैलकुलस की जरूरत है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो ट्रेडिशनल मैथ्स के पास उसका जवाब ही नहीं है। वो ट्रेडिशनल मैथ्स कहती है कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता, चोर पुलिस को कभी, सॉरी, पुलिस चोर को कभी पकड़ ही नहीं सकता, बॉल कभी रेस्ट पे आ ही नहीं सकती। तो इसका जवाब देने के लिए कैलकुलस एक नई मॉडर्न मैथमेटिक्स की एक ब्रांच। ठीक है, चलिए। मॉडर्न का मतलब ये नहीं है कि अभी 2-3 साल पहले आई है। मॉडर्न का मतलब है कि पहले आने में तो उसको भी सैकड़ों साल हो गए, लेकिन बहुत पहले ट्रेडिशनल मैथ्स आई, फिर उसके कुछ 100 सालों के बाद मैथमेटिशियन है ना। मॉडर्न का मतलब ये नहीं है कि अभी 5 साल पहले मोदी ने निकाली है, ऐसा नहीं है ना। ओके, चलिए देखिए, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की बात कर रहे थे हम। हाँ, तो हमने क्या स्टार्ट किया? कैलकुलस। तो ये तो है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इसका सबसे पहला टॉपिक जो अपने को सीखना है, जो आप देख पा रहे हो, क्या है? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, और कैलकुलस यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्कुल होले होले चलना पड़ेगा। दो नहीं, 3 इंट्रोडक्टरी क्लासेस भी लग सकती है। इवन मैं ये अप्रोच करूंगा कि मैं एग्जाम्पल भी एक एक खुद बैठ के यहाँ पे आपको सॉल्व करूंगा। ठीक है, और फिर हम एक्सरसाइज में एंटर करें, तो 3 नहीं 4 भी लग सकती है, बट लगने दो। ऐसे मत सोचना कि मेरे एग्जाम आ गए सर, जल्दी कराओ ये कराओ। अभी मैं एक बात कहने वाला हूँ, ये चैप्टर नहीं पढ़ा ना, ट्वेल्थ में बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा। 80 नंबर का पेपर होता है ना आपका ट्वेल्थ में, 44 मार्क्स की कैलकुलस आती है, 44 मार्क्स, मोर देन हाफ। अब शायद मैंने सुना 40 कर दिया, फिर भी मोर देन हाफ है। बैंड बच जाएगी, मतलब मान के चलो क्लास ट्वेल्थ दुश्वार हो जाएगा अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो आप इसको इस साल के लिए या इस साल के कोई 10-5 नंबरों के लिए मत पढ़ो, इसको आप अगले साल के 40 नंबरों के लिए पढ़ो। समझ गए? तो बिल्कुल आप ये मत हड़बड़ी मत करना, कुछ भी मत सोचना। आप तो ये सोचना मेरे को यार ये टॉपिक कैसे भी करके सीखना है, कितना भी टाइम लगे, आई डोंट केयर। ओके। और जिस भी टाइप का मन में सवाल पैदा हो, तो हैंड टू हैंड क्वेरी करना। ठीक है ना, मन में कुछ मत रखना कि यार ये क्या चीज है ना। ठीक है, तो पहला टॉपिक मैंने क्या कहा? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो यहां से निकल के आएगा, दैट विल बी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्या कहा मैंने? मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूं अभी तो, केवल कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएट। और वन मोर थिंग मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अब आप चाहो तो रफली इसको नोट डाउन कर लो, नहीं तो है ना आप घर जाके वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बना लेना। अभी आप समझने पे फोकस करो, है ना, बाकी वो आपके ऊपर है, आप चाहो तो मैनेज करो तो कर सकते हो। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, देन कम्स डिफरेंशिएशन, देन कम्स व्हाट? डिफरेंशिएशन। एंड डिफरेंशिएशन के साथ साथ ही एक टॉपिक चलता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। चलो, इसके बाद जो टॉपिक आएगा, इधर सामने लिख देता हूं, फिफ्थ नंबर टॉपिक जो आएगा, वो आएगा डेरिवेटिव्स का उल्टा, यानी कि एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स।
ठीक है। और एंटी डेरिवेटिव्स को हम इंटीग्रल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटीग्रल्स। या फिर इस इंटीग्रल्स को निकालने का प्रोसेस कह लो इंटीग्रेशन, है ना। डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस इंटीग्रेशन, मतलब वो ये एक ही टॉपिक है, इंटीग्रल्स निकालना। जैसे यहाँ पे इसका मतलब होता है डेरिवेटिव्स निकालना, उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। यहाँ पे इसका मतलब है इंटीग्रल्स निकालना, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन। ये इसका उल्टा टॉपिक है ना। अब जब आपने डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन मतलब रियल लाइफ में वो कहाँ काम आता है ना। और फिर जैसे आपने इसका एप्लीकेशन सीखा, तो फिर सिक्स्थ टॉपिक आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये रियल लाइफ में कहाँ काम आता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ, चलो रियल लाइफ में ना सोचो तो एटलीस्ट इतना तो सोच ही लेना कि मैथ्स में क्या काम आता है। जैसे मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई हमारे पास, जैसे अभी ये प्रॉब्लम थी चोर पुलिस को पढ़ने वाली, एप्लीकेशन ही है ना। तो इसमें वो काम कहाँ कहाँ काम आता है, वैसे रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हो। एंड द सेवंथ टॉपिक विच कम्स इज डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पे हमारी ये कैलकुलस खत्म होती है। मतलब हमारे ट्वेल्थ बोर्ड तक की बात कर रहा हूं मैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस साल क्या करना है, केवल और केवल ये, इसके बाद ये है, 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 और इसके बाद लास्ट में यहाँ पर है ना। तो इस साल क्या करना है, केवल पहला ये पूरा पोर्शन क्लास ट्वेल्थ में आएगा, 40 या 44 नंबर का। और बिलीव मी बच्चों, जब ये टॉपिक ट्वेल्थ में चलता है ना, इलेवंथ में तो सीरियस लेते नहीं है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को, यार लेते भी तो मतलब जो एक छोटी थोड़ी बहुत रटी रटाई बातों पे ये चैप्टर सोल्व भी हो जाता है ना, और 10-15 मार्क्स का आपका आता है, तो वो हो भी जाता है ना रटी रटाई चीजों पे। अच्छा ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेना, ऐसे नहीं बेस से नहीं समझते ना। तो फिर ये जो 6 टॉपिक्स हैं हमारे क्लास ट्वेल्थ में, इनको समझने के लिए बच्चे वापस इलेवंथ क्लास की लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स क्लास अटेंड करते हैं ट्वेल्थ में जाने के बाद, जहां पे एक एक सेकंड कीमती होता है, बच्चों के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, उस बिजी शेड्यूल से वो टाइम निकाल के इसको समझने के लिए वापस आते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन या वीडियो देखते हैं, कुछ भी करते हैं। तो अभी समझ लो ना। समझ गए। सो दिस इज क्लास ट्वेल्थ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। तो ये तो हम इस साल करेंगे नहीं, बट यू शुड हैव नॉलेज कि इसके ऊपर क्या क्या आधारित है। इसके ऊपर 40 to 44 मार्क्स ऑफ योर क्लास ट्वेल्थ बोर्ड आधारित है। और उसको आप बिल्कुल भी आई थिंक लाइटली नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। चलिए, तो फाइनल स्टार्ट करें लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। थोड़ा बहुत सीखा, समझा भाई जरूरत क्या है, क्या चीज है, कहां से स्टार्ट होगी। चलो, तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को फाइनली हम स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में, डेरिवेटिव्स जैसा कि हमारा सेकंड टॉपिक है, आप कह रहे थे है ना, दो एक्सरसाइजेस में है ये चैप्टर हमारे पास। तो एक एक्सरसाइज में लिमिट्स है, एक एक्सरसाइज में डेरिवेटिव्स है। तो पहला टॉपिक हम लिमिट्स से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिट्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिमिट्स, ठीक है। अब लिमिट्स का प्रैक्टिकल मतलब, एक लिमिट वर्ड जहां पर भी आ जाए ना, जहां पर भी आ जाए, तो उसको इस तरीके से याद रखना, लिमिट्स मतलब लिमिटिंग वैल्यू। क्या कहा मैंने, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। अब सर क्या मतलब हुआ लिमिट्स लिमिटिंग वैल्यू, कुछ समझ नहीं आया। देखो लिमिट का मतलब ऐसे क्या होता है, कहते हैं ना तेरी ये लिमिट है, मतलब औकात। इन शॉर्ट आप कहें तो तेरी ये लिमिट है, मतलब तेरी ये औकात है, इससे बाहर तेरे को काम नहीं करना। राइट, जैसे कोई किसी ने वो लक्ष्मण रेखा खींच ली, भैया आपकी लिमिट है, इसके बाहर आपको नहीं जाना, ठीक है ना। समझ गए लिमिट, जो जनरल मीनिंग है लिमिट का, उसी से मिलता जुलता 90 to 95% उसी से मिलता जुलता मीनिंग है। अब थोड़ा बहुत तो देखो मैथ्स है, एग्जैक्टली अपन वो चीजें जनरली अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उसी से मिलता हुआ मतलब है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा, आंसर सुनना। अब देखो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर है ही पूरा फंक्शंस का, किसका, फंक्शंस का। तो हमने पढ़ा है सेकंड चैप्टर फंक्शंस एंड रिलेशनशिप फंक्शन, पूरा चैप्टर फंक्शंस पे इर्द गिर्द, यानी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू की बात होती है, फंक्शन की औकात की बात होती है। मतलब फंक्शन कहाँ तक जा सकता है, फंक्शन की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। जैसे मैंने कहा इस फंक्शन की लिमिट क्या है, तो इसका मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ इस फंक्शन की औकात क्या है। ये फंक्शन मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ये मैक्सिमम, ये फंक्शन मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। या अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो जाती है कि x = 2 पे इसकी लिमिट क्या है, इसका मतलब x = 2 पे इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है। लिमिटिंग वैल्यू मतलब वो किस और जा रहा है, वो किस और जा रहा है। समझ में आई बात, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सर ऐसी जरूरत ही क्यों पड़ती है कि हम किस और वो फंक्शन जा रहा है ये पता लगाएं, इस चीज की जरूरत ही क्यों पड़ती है ना। हम फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट ही क्यों नहीं निकाल लेते। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, देखो अगर मैंने एक फंक्शन लिखा लाइक दिस, 2D ग्राफ बना के, एक फंक्शन है ध्यान से देखना,
मान लो ये 1 है ना, और मान लो ये 2 है। ये 1 है और ये 2। तो इस फंक्शन, देखो फंक्शन को रीड करना आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाना चाहिए, यहां तक आते हैं ना। इस फंक्शन को मैं रीड करूं तो मैं ऐसे रीड कर सकता हूँ, ध्यान से देखना। ये मान लो y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन में ऐसे रीड कर सकता हूँ एफ एक्स इक्वल टू, ये 1 है तो एफ एक्स की वैल्यू हर जगह 1 है, मतलब y की वैल्यू हर जगह 1 है। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू एक्सेप्ट एक्स की वैल्यू 0 पे। ये गोला, गोले का मतलब होता है कि ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे ये नहीं है। ऐसे मतलब खाली गोला हो ना, खाली गोला, इसका मतलब है कि हर एक पॉइंट इंक्लूडेड है, बस ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है। और अगर ये भरा हुआ गोला हो तो ये वाला पॉइंट भी शामिल है। तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 नहीं है, नहीं है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x नॉट इक्वल टू 0 पे, x नॉट इक्वल टू 0 पे के अलावा, मतलब x इक्वल टू 0 को हटा दो, उसके अलावा कोई भी ले लो। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे भी इसकी 1 है, x इक्वल टू 2 पे भी इसकी वैल्यू 1 है, x इक्वल टू 3 पे भी इसकी वैल्यू 1 है, x इक्वल टू 1 है, हर जगह उसकी वैल्यू 1 है। बट x इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू 1 नहीं है। किसने कहा सर फिर x इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू क्या है? तो ऊपर देखो एक डार्क पॉइंट आउट लगा हुआ है, x इक्वल टू 0 पे उसकी 2 है। क्या है उसकी वैल्यू? 2, एफ एक्स इक्वल टू 2। तो इस टाइप का सपोज करो एक फंक्शन है ना, ठीक है। अब चलो एक काम करते हैं, हाल फिलहाल के लिए थोड़ा और अंडरस्टैंड करने के लिए ये वाला पॉइंट भी मैं हटा देता हूं। मैं कहूंगा कि एफ एक्स की वैल्यू 1 है और एक्स इक्वल टू 0 पे वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है। एक्स इक्वल टू 0 पे वो फंक्शन क्या है, डिफाइंड ही नहीं है। अब किसी ने कहा कि एक्स इक्वल टू 0 पे ही, एक्स इक्वल टू 0 पे ही मुझे फंक्शन की वैल्यू चाहिए। आप कह रहे हो यार डिफाइंड ही नहीं है और तेरे को फंक्शन की वैल्यू चाहिए। मैं कह तो रहा हूँ एक्स इक्वल टू 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं है, फंक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं है उस जगह पे, तो तू क्यों कह रहा है भाई एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू चाहिए? तो मैंने कहा चलो एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो एक्स इक्वल टू 0 पे आप फंक्शन की वैल्यू मत दो, बट लिमिटिंग वैल्यू दे दो। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब है कि जैसे जैसे एक्स 0 की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू किस ओर बढ़ रही है। जैसे जैसे मैंने कहा एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, बिल्कुल देसी भाषा में समझो, वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो इसलिए टेल मी द टेल मी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन या एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू। तो एक्स इक्वल टू 0 पे तू फंक्शन की वैल्यू मुझे नहीं दे सकता, नो प्रॉब्लम, बट तू फंक्शन की मुझे लिमिटिंग वैल्यू तो दे दे। अब लिमिटिंग वैल्यू का मतलब वही है कि चोर पुलिस को पकड़ नहीं सकता, लेकिन अप्रोक्सीमेट तो बता, तेरे हिसाब से तो पकड़ ही नहीं सकता, उल्टा बोल रहा हूँ बार बार, पुलिस चोर को पकड़ नहीं सकता है ना, लेकिन तू कम से कम इतना तो बता कि अप्रोक्सीमेट तो बता दे भाई, हाँ इतने समय में पकड़ लेगा। तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड है ही नहीं, बट तू लिमिटिंग वैल्यू बता। लिमिटिंग वैल्यू मतलब फंक्शन किस और जा रहा है, कम से कम इतना बता दे। कहां पहुंचा ये नहीं पता, कहां पहुंचा ये तो मुझे, जैसे सपोज करो कोई खो गया, किडनैप हो गया, अब किडनैप हो गया तो वो है कहां वो तो नहीं पता, लेकिन पुलिस ये तो ट्रेस करती है किस और गया था, क्या कदम थे, कहाँ उसने, उसका कोई चलते फिरते कोई चप्पल वप्पल तो नहीं छूट गई। हाँ, इस तरीके से ट्रेस करती है। तो ये वही बात है कि कहाँ है वो तो नहीं पता, लेकिन किस और गया था वो तो बोल दे, तो फिर मैं पता लगा लूंगा, अच्छा उस और गया था तो उस घर में होगा, या इस और गया था तो इसको कहते हैं औकात, मतलब लिमिटिंग वैल्यू, कहाँ अप्रोच हुआ था फंक्शन, कहाँ अप्रोच हुआ था। और इस पूरी बात को लिमिटिंग वैल्यू, ध्यान से सुनना, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, इस पूरी बात को कहते हैं, इस पूरी बात को मैथमेटिकली लिखते हैं, ध्यान से सुनना, LIM लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू वेट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ऐसे एरो लगाते हैं, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0। एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 का मतलब ये होता है कि जब एक्स 0 की तरफ जा रहा था तब फंक्शन कहाँ जा रहा था वो बता दे बस। समझ में आया? इस पूरी बात को, इस पूरी बात में स्टेटमेंट में लिखूं या ऐसे लिखूं, एक ही बात है, ये बात और ये बात एक ही बात है। तो कल को अगर जब भी ये चीज लिखाई दे तो आपको समझ जाना कि फंक्शन की वैल्यू नहीं पूछ रहा, फंक्शन की अप्रोचेबल या लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहा है। कौन से पॉइंट पे? जब एक्स 0, क्योंकि हो सकता है कि एक्स 0 की तरफ जाए तो फंक्शन किसी और जाए, हो सकता है कि एक्स 1 की तरफ जाए तो फंक्शन किसी और जाए, हो सकता है एक्स 2 की तरफ जाए तो फंक्शन किसी और जाए। तो एक्स 0 की तरफ जा रहा था तब फंक्शन की वैल्यू क्या थी, मुझे केवल इतना बता दे। समझ आई? ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तो एक्स 0 की तरफ जा रहा था तो फंक्शन की वैल्यू आप हमसे पूछ रहे हो, ठीक है ना। तो एक्स 0 की तरफ भी तो दो तरीके से जा सकता है, एक तो लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से, समझ गए?
एक्स जीरो की तरफ भी तो दो तरफ से जा सकता है, एक इसकी तरफ से और इसकी तरफ से। अच्छा, इस ग्राफ को एनालाइज करूं मैं, अगर ध्यान से देखना, इस ग्राफ को एनालाइज करूं, तो जब एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, ये एक्स की वैल्यू जैसे जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पे -3 है, फिर -2 है, फिर -1 है, ये जीरो की तरफ जा रहा है, और यहां से भी जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, इधर से और इधर से। तो आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू किस और जा रही है, वन की तरफ जा रही है, वन की तरफ जा रही है, वन की तरफ ही तो जा रही है। तो यहां से और यहां से फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है, वाई की वैल्यू क्या है वहां पे, वाई की वैल्यू वन ही है। तो फंक्शन तो वन की तरफ जा रहा है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू वन तो कभी है ही नहीं ना, एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन की वैल्यू होना एक अलग चीज है, और किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होना एक अलग चीज है। ये दो अलग अलग बातें हैं। फंक्शन की वैल्यू होने का मतलब है एग्जैक्टली उस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, जो कि है ही नहीं, है ना। और अप्रोचेबल वैल्यू है, अप्रोचेबल वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू का मतलब है कि किस और जा रहा है, तो वन की तरफ जा रहा है, बट वन उसकी वैल्यू जीरो पर तो नहीं है, यानी पहुंचा नहीं है वहां पे, गया तो है पर वहां पे वो पहुंचा नहीं है। ठीक है। तो अब बात कर रहे थे दो तरफ से जाना, तो x इक्वल टू जीरो आप यहां से भी अप्रोच कर सकते हो, x इक्वल टू जीरो आप यहां से भी तो अप्रोच कर सकते हो, दो तरह से अप्रोच कर सकते हो ना, मैंने कहा एक ही तरह से अप्रोच करना है। तो ध्यान से सुनना, जब मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं, तो मेरा अप्रोक्सीमेशन लगेगी, अच्छा जब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे ना तो फंक्शन वहां जा रहा था, और जब मैं राइट साइड से अप्रोच करूं, राइट साइड से आऊं, और फिर मेरा एक अप्रोक्सीमेशन दूसरा भी लग जाए कि अच्छा राइट साइड से जब मैं अप्रोच कर रहा था तब फंक्शन वहां जा रहा था। तो ये दोनों अप्रोक्सीमेशन जब एक ही बात पे आके टिक जाएं कि अच्छा लेफ्ट साइड से भी फंक्शन वन की तरफ जा रहा है और राइट साइड से भी फंक्शन वन की तरफ जाता है, इस पूरी बात को कहते हैं कि x इक्वल टू जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। इस पूरी बात को क्या कहते हैं कि x इक्वल टू जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये हो जाता है कि जिस पॉइंट पे एग्जिस्टेंस को चेक कर रहे हो, जिस पॉइंट पे आप एग्जिस्टेंस को चेक कर रहे हो, उसके लेफ्ट साइड से आना और उसके राइट साइड से आने पर फंक्शन सेम ही तरफ जाता हुआ दिखाई दे, उस बात को कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट होना। और इन केस अगर वो लिमिट एग्जिस्ट ना हो, मतलब लेफ्ट साइड से जाते टाइम फंक्शन कहीं और अप्रोच करे और राइट साइड से जाते टाइम फंक्शन कहीं और अप्रोच करे, तो उसको कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं होना, और उस केस में अप्रोचेबल वैल्यू भी नहीं निकाली जा सकती। अभी जब दोनों साइड से एक तरफ जा रहा है तो कम से कम एटलीस्ट अप्रोचेबल वैल्यू तो निकाली जा सकती है। ऐसे कंसीडर करो बेटा कि आप कोई किडनैप हो गया है ना, अब कोई किडनैप हो गया तो दो टीम्स उसको ढूंढ रही है। अब एक टीम इस साइड से ढूंढ रही है, एक टीम इस साइड से ढूंढ रही है। इस टाइम इस साइड वाली टीम कहती है कि है ना, जो हमको सबूत मिले हैं उस सबूत के हिसाब से वो टोंक की साइड गया है, और दूसरी टीम कहती है जो हमको सबूत मिले उस हिसाब से वो चंडीगढ़ गया है। तो अब दोनों ही हार गए, दोनों ही हार गए, आप जीरो पे आ गए, घूम फिर के जहां शुरू हुए थे वहीं खत्म आ गए, क्या क्या रिजल्ट क्या निकालोगे, टोंक जाओगे चंडीगढ़ जाओगे। लेकिन मान लो दोनों ही टीम एक ही बात कहती है कि हाँ हमको जो सबूत मिले हम वहां से आए, तो वहां से हमको जो सबूत मिले और हम यहाँ से आए, हमको एक ही चीज मिल रही है कि हाँ टोंक की तरफ गया है। तो कम से कम वो टोंक है या नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन टोंक अप्रोचेबल वैल्यू तो मिला, लिमिटिंग वैल्यू तो मिल गई उस किडनैपर की, समझ गए ना। लेकिन अगर दो अलग अलग साइड हो, तो उत्तर पश्चिम ऐसे अलग अलग दिशाएं हो, तो आप कहोगे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और उस केस में आप अप्रोचेबल वैल्यू भी फंक्शन की नहीं निकाल सकते। उस केस का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसमें तो लेफ्ट राइट साइड से बराबर जा रहा है, उस केस का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से एक फंक्शन है कुछ इस टाइप का, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। या फिर बार बार जीरो लेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, वन पे इसको तोड़ देते हैं, मतलब वन पे तो डिफाइन है नहीं, है ना। और फिर ये यहां से मान लो ऐसे, ये मान लो वन पे, ये वन पे की तरफ जा रहा है, और राइट साइड पे वन पे ये टू की तरफ जा रहा है, ऐसे कुछ देखो। एक्स इक्वल टू वन पे ये मान लो ये टू है ना, टू की तरफ गया, और राइट साइड से जब मैं वन की तरफ जा रहा था तो वो थ्री की तरफ गया, ऐसे मान लो। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, ये मान लो वन है, तो जब मैं लेफ्ट साइड से वन की तरफ गया तो वन पे डिफाइन तो है नहीं, ये ग्राफ है पूरा, ऐसे ब्रेकेबल ग्राफ भी मिलेंगे हमको बहुत सारे जो ब्रेक हो रहे हैं बीच बीच में, है ना। तो जब मैं लेफ्ट साइड से वन की तरफ गया, तो मैंने देखा फंक्शन किस ओर बढ़ रहा था, ये वन है मान लो, तो वन की तरफ बढ़ रहा था, किसकी तरफ बढ़ रहा था, वन। लेकिन मैं राइट साइड से गया तो ये टू है, तो फंक्शन टू की ओर बढ़ रहा था।
तो इस केस में मैं ये कहूंगा कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इस चीज में आप अप्रोचेबल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो चीज दुनिया में है ही नहीं वो कैसे निकाल सकते हो? हाँ, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, मतलब अप्रोचेबल वैल्यू है ही नहीं। तो अप्रोचेबल वैल्यू बताऊं क्या मैं? है ही नहीं साहब। तो अप्रोचेबल वैल्यू कब बता सकते हैं? जब वो वैल्यू है। और वो कब पता चलेगा? जब लेफ्ट साइड से राइट साइड से जाते रहे, फंक्शन एक ही ओर जाता हुआ दिखाई दे, एक ही ओर जाता हुआ दिखाई दे, बस दिखाई देना चाहिए। जहाँ पे, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तक जो अपन ने चीजें पढ़ी हैं सब ग्राफ की मदद से पढ़ी है। किसकी मदद से पढ़ी है? ग्राफ की मदद से। लेकिन एग्जाम में हमको ग्राफ नहीं देगा, हमको फंक्शंस लिखे हुए देगा। तो हम वहां पे एक्चुअली लिमिट मतलब अलजेब्रा सॉल्व कैसे करेंगे, बात ये है कि सॉल्व कैसे करेंगे। अभी तो अपन ने ग्राफ की मदद से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अब छोटा से इसकी हल्की फुल्की डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे। ये चीज चाहो तो नोट कर लेना एज एन एग्जाम्पल। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ या एक बार छुपा देता हूँ। ठीक है, लिमिट्स या लिमिटिंग वैल्यू। तो इसका एक छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं। द लिमिट और द लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ऑफ ए फंक्शन इज दैट वैल्यू, इज दैट वैल्यू towards which, is that value towards which the function is approaching, towards which the function is approaching, the function is approaching, approaching as towards which the function, function को fx भी लिख सकते हैं, towards which the function or fx is approaching as the function, as the value of x is approaching towards the said point, towards the said point। यहाँ पे एट ए पॉइंट भी लिखना पड़ेगा, है ना? द लिमिट और द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, एट ए एट ए पॉइंट is that value towards which the function or fx is approaching as the value of x is approaching towards the set point। ठीक है, क्या लिखा मैंने? कि लिमिट या लिमिटिंग वैल्यू किसी भी फंक्शन की वो वैल्यू होती है जिसकी, जिस वैल्यू की तरफ फंक्शन जा रहा है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू उस दिए हुए पॉइंट की तरफ जा रही है, जिस भी पॉइंट की बात हो रही है उस दिए हुए पॉइंट की तरफ जा रही है, तो उस पोजीशन पे फंक्शन की वैल्यू किस ओर जा रही है, वो जिस ओर जा रही है उसको कहते हैं लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, या फिर अप्रोचेबल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये छोटी सी एक ऐसी डेफिनेशन लिखी ताकि पढ़ के हमको समझ आ जाए। अब दूसरी चीज अपन ने क्या सीखी कि जब अपन लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं और राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो वो सेम आनी चाहिए, ना? अच्छा, अभी तक मैंने बताया नहीं, अब बता देता हूँ। जब अपन लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं किसी फंक्शन, किसी पॉइंट पे अपन लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, तो इस बात को कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, एलएचएल। क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। और किसी पॉइंट को अपन हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो उसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट, आरएचएल। तो अब अभी अभी मैंने देसी भाषा में क्या कहा कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से अप्रोच करने पर सेम ही पॉइंट पे पहुंचने चाहिए तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो अब मैं इसको मैथमेटिकली क्या कहूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो नेक्स्ट लिखो, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। दो तरह की लिमिट्स हो गई ना? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिखेंगे द लिमिटिंग वैल्यू, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन
of the function fx at a point as as the value of x as the value of x approaches 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 towards the said point towards the said point from its left side left side from its left side is called the is called the left hand limit left hand limit of the of the function fx at the said point। अच्छा, इसको डिनोट कैसे कराते हैं, ऊपर भी लिखना भूल गए, ऊपर और नीचे यहाँ भी लिखो। इट इज डिनोटेड बाय, ऊपर कैसे डिनोट कराएंगे हम इसको, मैंने रफली तो लिख के बताया ही था। इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय लिमिट लिमिट के लिए LIM शॉर्ट में लिखेंगे, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स सम पॉइंट। अब वो पॉइंट तो वो देगा क्वेश्चन में, तो हाल फिलहाल के लिए उस पॉइंट को ले लेते हैं ए, हाल फिलहाल उस पॉइंट को ले लेते हैं ए, ठीक है। और आगे fx, जिस भी फंक्शन की बात होगी इसको इस तरीके से डिनोट कराते हैं। इसका मतलब होता है कि fx की अप्रोचेबल वैल्यू जैसे जैसे x a की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे fx किस ओर बढ़ रहा है वो वैल्यू चाहिए। इस चीज का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में पैक कर दो, इसको इस तरीके से हम डिनोट करेंगे। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट कराएंगे, ये तो हो गई जनरल लिमिट, ये तो हो गई केवल लिमिट की बात हो रही है। अब इसमें लेफ्ट लेफ्ट और राइट का पता नहीं है, इसमें तो केवल क्या बात हो रही है, केवल लिमिट की बात हो रही है कि फंक्शन किस ओर बढ़ रहा है। अब जैसे अपन इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया या दो तरीकों से सोचने लग गए तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आ गया। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट कराएंगे वो लिखते हैं ना। इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय, या तो अपन इसको पूरा ऐसे कैसे लिख देते हैं क्या, या तो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं LHL ऑफ fx एट x इक्वल टू ए, या तो ऐसे पूरी स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू ए। एट x इक्वल टू ए का मतलब ये नहीं कि x पे पहुंच गए, एट x इक्वल टू ए का मतलब है x जब जब a की तरफ बढ़ रहा है लेफ्ट साइड से। अच्छा, लेफ्ट साइड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं x इक्वल टू 3 की बात करूं तो 3 के नेगेटिव साइड से, इधर से -5 -4 ऐसे ऐसे चलते चलते, और राइट साइड से मतलब नंबर लाइन पे लेफ्ट और राइट है, ये नंबर लाइन पे क्या है, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। और 3 की राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो 3 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करना है, 10 9 8 7 ऐसे करते करते 3 तक जाना है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कहा, फुल फॉर्म में तो ऐसे लिखते हैं, और लगा देता हूं बीच में, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं भाई, इतना बड़ा बार बार लिखना पड़ेगा ना, शुरू के हालांकि क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो पूरा लिखूंगा मैं ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए, सर ये तो पहले भी लिखा था आपने, अब ए के ऊपर एक छोटा सा माइनस लग जाता है, इसका मतलब होता है लेफ्ट साइड से अप्रोच करना, और सेम टू सेम एफएक्स, बाकी सब सेम टू सेम, समझ आया, ठीक है। चलो इन दोनों बातों को ब्रैकेट में पैक कर दो, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट डिनोट करने का तरीका और लेफ्ट हैंड लिमिट का एक्चुअल मतलब। और ये कि यही बात राइट हैंड लिमिट के लिए कॉपी पेस्ट मारो, आप समझ गए क्या क्या चेंजेस होंगे, समझ गए ना। हम्म, ठीक है। अब ये कि ये बात मैं राइट हैंड लिमिट के लिए कॉपी पेस्ट मारता हूँ, Ctrl+C एंड लेट्स से मेरा टाइम सेव हो जाएगा अगर हो जाता है तो। हुआ क्या, कॉपी पेस्ट, बस हो तो गया।
ऊपर ले जाते हैं इसको थोड़ा सा। आगे। चलो इसमें चेंजेस करते हैं, कर दिया आपने? आपने कर दिया? चलो मैं चेंजेस करता हूँ, लेफ्ट की जगह राइट एंड, अच्छा इधर तो सॉरी मैंने लेफ्ट लिख ही दिया था ना, तो फिर क्या करें? एक काम करते हैं, हेडिंग को हटा देता हूँ, है ना? हेडिंग को हटा देता हूँ, राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं ना। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एक साथ ही एक ही हेडिंग डाल दी थी मैंने, राइट? The limiting value of the function at x equal to at a point as the value of x approaches towards the set point from its right side, from its right side, ये चेंजेस हो जाएगा, from its right side is called the right hand limit, is called the right hand limit of the function fx at the set point, and it is denoted by LHL की जगह RHL, और माइनस की जगह आप समझ गए होंगे क्या लगेगा, प्लस। इतना तो अब जब आप कह रहे हो कि स्कूल में हो चुका है तो थोड़ा बहुत भले समझ नहीं आया, बट ये चीजें तो पता होगी कि हाँ मैम प्लस लगाती थी या क्या, है ना? कराया ना मैंने? नहीं कराया, ये बात बताई नहीं। ओके। चलो तो RHL ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू है, और इस ए की जगह क्या लगा, ए के ऊपर जो माइनस लग रहा था वो क्या लग जाएगा, प्लस। यहाँ तक सारी बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? चलें आगे। ओके। और अब नीचे एक टॉपिक डालो, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, है ना? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स एट ए पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ limit of a function at a point, of a function at a point। वैसे मैंने आपको बता दिया ओरली तो, कि एग्जिस्ट कब करेगी, जब दोनों ये एल एच एल आर एच एल क्या आ जाए, सेम हो जाए, सेम तरफ आप अप्रोच करो। when when the limiting value, when the limiting value of a function fx, of a function fx approaches, approaches towards a same value, towards a same value as the value of x approaches, as the value of x approach, मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू अप्रोच करिए, as the value of x approaches towards the set point, towards the set point मतलब जो भी पॉइंट अपने को बुक में क्वेश्चन में गिवन में किस पॉइंट पे बात हो रही, राइट? टुवर्ड्स द सेम पॉइंट from both sides, from both left and right side, sides, then hmm, then the क्या लिख रहे थे अपन, x approaches towards the same point from both left and right sides, then the limit of the function fx, and the limit of the function fx, ठीक है ना, is said to, is said to exist, is said to exist at the, at the sad point, at the sad point, ठीक है? दैट इज, इसका मतलब ये हो गया, दैट इज मैथमेटिकली लिखें, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स, अच्छा उसका भी नोटेशन नहीं डाला गया फिर, अच्छा डाल दिया था उसका, तो a माइनस ए प्लस डाल दिया था, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a एट द ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स,
है ना। ये एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कब एग्जिस्ट करेगी, इफ इफ ये हो जाए, क्या हो जाए, एल एच एल ऑफ एफ एक्स, या एल एच एल शॉर्ट में लिखो, एल एच एल एट एक्स इक्वल टू ए, एल एच एल एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, ब्रैकेट लगा रहा हूं, ये इक्वल आ जाए, ये इक्वल आ जाए आर एच एल एट एक्स इक्वल टू ए, आर एच एल एट एक्स इक्वल टू ए, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ जाए, एल एच एल एट एक्स इक्वल टू ए एंड आर एच एल एट एक्स इक्वल टू, यहां तक क्लियर। ठीक है, और मोर प्रिसाइसली अगर बात करें, मोर प्रिसाइसली अगर बात करें, तो मैं कह सकता हूं, इसको लिखने का तरीका सिखाया ना मैंने, क्या कह सकता हूं मैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए और उसके ऊपर माइनस लगा दूंगा ऑफ एफ एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू, दिस नोटेशन शुड बी इक्वल टू, द नेक्स्ट नोटेशन क्या है, बस ए की जगह, ए माइनस की जगह क्या लगा दूंगा, ए प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस ऑफ एफ एक्स, क्लियर, उसको ऊपर, समझ आया। इसको कर देते हैं ब्रैकेट में पे, अगर ये होता है तो हम कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं करेगी। और ऐसा क्यों, प्रैक्टिकली भी हमने देखा, अगर दोनों ओर से सेम टाइम सेम जगह जाएंगे, तभी हम कह पाएंगे कि हाँ ये अप्रोचेबल वैल्यू ये है, नहीं तो वो अप्रोचेबल वैल्यू एक्चुअली है ही नहीं, अगर अलग अलग जगह हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब सुनो, अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये दोनों हो जाएंगे, दोनों एक ही बात है, समझ में आ गई बात, ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, 5 मिनट का और टॉपिक है, एक नोट डाउन करो कि हम लिमिट एक्चुअली निकालते कैसे, ठीक है ना, हाउ टू फाइंड लिमिट्स, हाउ टू फाइंड लिमिट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू फाइंड लिमिट्स, हाउ टू फाइंड लिमिट्स। तो हम क्या करेंगे, लिमिट्स निकालने के लिए दो अप्रोच सीखेंगे, कितनी अप्रोच सीखेंगे, दो अप्रोच, सो देर आर टू अप्रोचेस, ठीक है ना। एक तो है अप्रोच वन, जिसको कहते हैं डायरेक्ट अप्रोच, अप्रोच वन, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें आपको बुक में ना मिले, ठीक है, समझ रहे हो ना, लेकिन अभी अच्छे से टॉपिक समझ आया तो अपन कुछ टीचर खुद भी अपनी कुछ बातें बना लेता है ना। अप्रोच वन, और दैट सेकेंड अप्रोच इज अप्रोच टू, अप्रोच टू, ठीक है। अप्रोच वन जो है, इसको ये भी कहते हैं डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। अप्रोच वन को क्या कहते हैं, डायरेक्ट अप्रोच, अप्रोच टू को कहते हैं मेथड ऑफ एच, मेथड ऑफ एच, स्मॉल एच, ये एच वाला तरीका है, ठीक है। अब अपने को ये देखना है कि दोनों अप्रोचेस हैं क्या क्या, और कब कौन सी अप्रोच लगनी चाहिए, या कौन सी ऐसी सिचुएशन आती है जब दोनों अप्रोचेस भी काम करती हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको जितने भी दुनिया में फंक्शंस होते हैं उनके बारे में जानकारी लेनी होगी, तो वैसे तो आप नेक्स्ट ईयर सीखोगे, पर एक एक्रोनिम आप अगर याद कर लो, एक्रोनिम मतलब एक शॉर्ट कोड वर्ड, आईलेट, क्या कहा मैंने, आई लेट, ILATE, ठीक है। तो आईलेट के हिसाब से, चलो इसको नोट ही कर लो, है ना, all the functions, all the functions are generally involved in an acronym called ILET, in an acronym, एक्रोनिम समझते हो ना, शॉर्ट में बोल देते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर को PM, ये एक्रोनिम हो गया इसका, एक कोड वर्ड याद हो जाए, इन एन एक्रोनिम कॉल्ड आईलेट, ILATE, ठीक है ना, विच मीन्स वॉट, इनमें इनका मतलब क्या क्या होगा, विच इज डिस्क्राइब्ड एज
विच इज डिस्क्राइब्ड एज, इसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है आईलेट को? देखो, आई एल ए टी और ई, है ना? अब इनको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, लेट्स सी। तो आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक बार आप लिख लो, इनमें से कुछ बातें आपको समझ में नहीं आएगी। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, फाइन। देन एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, फाइन। देन ए स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है ना? अब अलजेब्रिक फंक्शंस ही हैं आज तक जो जनरली अपन ने सीखे हैं ज्यादातर, है ना? उसमें कौन कौन से आते हैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है? जैसे पॉलिनोमियल फंक्शंस, कॉमा, रैशनल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, ठीक है? कॉमा, इरैशनल फंक्शंस, इरैशनल फंक्शंस, ठीक है? और एक फंक्शन और आता है, ब्रोकन फंक्शन या पीस वाइज फंक्शन। ब्रोकन और पीस वाइज, वो कौन सा फंक्शन है? अभी अपन ने दो एग्जांपल लिए जो आपको लिमिट समझाने के लिए, वो दोनों ब्रोकन और पीस वाइज ही थे और अलजेब्रिक ही थे, है ना? क्या होते हैं जो एक पॉइंट पे ब्रेक हो रहे हैं, है ना? उसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ हो रही है, यहाँ पे कुछ हो रहा है ना? ब्रोकन और पीस वाइज फंक्शंस, ये सारे के सारे फंक्शंस किसका पार्ट एंड पार्सल है? अलजेब्रिक फंक्शंस का, ठीक है? एक्सेट्रा लगा देता हूं क्योंकि ऐसे और भी टाइप के फंक्शंस हैं, ठीक है? ठीक है, अब आओ टी और ई को और थोड़ा सा देखें। टी और ई, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिगोनो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्लास 12 अगर आप भी लिमिट्स को और अच्छे से समझना चाहते हो तो आज ही स्टार्ट किया, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड ई स्टैंड्स फॉर व्हाट? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। वैसे तो आपका कैलकुलस पूरा ही हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, डन, क्लियर है ये चीज? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो ये पांच तरह के फंक्शंस होते हैं। अब इसमें से देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आज तक सीखा नहीं आपने, तो मोस्टली ऐसे फंक्शन है जो आपने सीखे नहीं। लॉगरिथमिक फंक्शन सीखे नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीखे नहीं, आपने आज तक केवल ये दो कैटेगरी सीखी है, अलजेब्रिक फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके अलावा आपने और कोई कैटेगरी अभी तक सीखी नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है ना? अलजेब्रिक फंक्शंस में आपने पॉलिनोमियल सीखा है, रैशनल सीखा है, इरेशनल सीखा है, ब्रोकन पीसवाइज सीखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने सीखे जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ठीक है? अब अप्रोच 1 कब लगनी है और अप्रोच 2 कब लगनी है, इसके बारे में आप नोट। दो अप्रोचेस होती हैं, एक तो होती है डायरेक्ट अप्रोच, एक होती है मेथड ऑफ एच। तो इन फंक्शंस में कब तो अप्रोच 1 लगेगी और कब अप्रोच 2 लगेगी, तो आप इसके सामने पहले शॉर्ट में लिख दो भाई, इसके सामने तो लगा देना भाई अप्रोच 1। क्या लगा देना? अप्रोच 1। ओ सॉरी, अप्रोच 1 नहीं, मेथड ऑफ एच, मतलब अप्रोच 2 लगाना, ठीक है? तो अप्रोच 2 लिखूं या मेथड ऑफ एच लिखूं, बोलो? अप्रोच 2, ठीक है, चलो अप्रोच 2। हाँ, इनका कैलकुलस स्टार्ट हुआ है, आज पहली क्लास है। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट कैलकुलस एंड लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, तो यू कैन आल्सो ज्वाइन, जो कि आप कभी करते नहीं हो। अप्रोच टू लॉगरिथमिक फंक्शंस में भी अप्रोच टू, मेथड ऑफ एच। और अलजेब्रिक फंक्शंस में पॉलिनोमियल, रैशनल फंक्शंस, इरेशनल फंक्शंस, इसमें सब अप्रोच 1 लग जाएगी, एक्सेप्ट एक्सेप्ट नीचे वाला ब्रोकन वाला। ब्रोकन वाला फंक्शन है, ब्रोकन और पीसवाइज फंक्शन, इस वाले पार्ट में आप अप्रोच 2 लगाएंगे। और बाकी जो है ये फंक्शंस है, इसमें हम क्या लगा सकते हैं? अप्रोच 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि यहां पे ये अप्रोच 2 है, एल्स उसके अलावा अप्रोच 1 है। अप्रोच 2 है इसमें तो, और उसके अलावा जो है उसमें क्या है बेटा? अप्रोच 1 है, अप्रोच 1 है। इस वाले फंक्शन में ब्रोकन और पीसवाइज फंक्शन है, इसमें क्या है? अप्रोच 1। और इसको मैं रेड मार्क कर देता हूं, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शंस हो गए,
या रैशनल फंक्शंस हो गए या इरेशनल फंक्शंस हो गए। इनमें क्या लगाओगे आप, इनमें क्या लगाओगे, अप्रोच वन, अप्रोच वन। अब आप उसको कैसे भी नोट कर लो आपके सहूलियत के हिसाब से, राइट। ठीक है, अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप अप्रोच वन लगा सकते हो। तो बेसिकली जहां जहां अप्रोच टू लग रही है मैंने ग्रीन मार्क कर दिया है, जहां जहां अप्रोच वन लग रही है। अप्रोच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में नहीं सॉरी, एक मिनट रुको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्चुअली कॉम्बिनेशन लगता है दोनों का, अप्रोच वन का या टू का। तो अभी के लिए आप अप्रोच टू ही मार्क करो उसको, है ना, क्योंकि ज्यादातर अप्रोच टू ही लगेगी यहाँ पर भी। ठीक है, अप्रोच टू। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी अप्रोच टू। तो अप्रोच वन के कितने से फंक्शन बचे आप चेक कर सकते हो, अप्रोच टू। केवल अलजेब्रिक, और उसमें भी कुछ एक पॉलिनोमियल, रैशनल, इरेशनल। यानी कि अप्रोच वन बहुत ही कम जगह अपने को इस चीज का जवाब देती है। अप्रोच वन से आपका कुछ अलग आंसर आ रहा होगा लेकिन वो गलत होगा, अप्रोच टू से आपका असली आंसर आएगा। अब अप्रोच वन अप्रोच टू है क्या। तो अप्रोच वन ये है कि आपको जिस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, आपको जिस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट को बस फंक्शन में पुट कर दो, उस पॉइंट को बस फंक्शन में पुट कर दो। और अप्रोच टू ये है, मेथड ऑफ एच है, उसको बाद में बताएंगे ना। देखो अप्रोच वन के बारे में अब लिखो नीचे, अप्रोच वन क्या है, अप्रोच वन, अप्रोच वन, या जिसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, डायरेक्ट अप्रोच। क्या नाम दे रहे हैं, डायरेक्ट अप्रोच। इन दिस अप्रोच, इन दिस अप्रोच, इस अप्रोच में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जिस पॉइंट की बात हो रही है उसके लेफ्ट साइड में फंक्शन की डेफिनेशन चेक करते हैं ना। इन दिस अप्रोच वी फर्स्ट एनालाइज, या वी फर्स्ट एनालाइज और फाइंड, एनालाइज करो या फाइंड करो, फाइंड द definition of the given function, the definition of the given function, given function at the left and right side, at the left and right side, right side of the given point, जो भी पॉइंट गिवन है ना, गिवन पॉइंट। और जैसे आपको डेफिनेशन पता चली, देन एंड देन we just find, we just find the value of the function, we just find the value of the function as per the गिवन डेफिनेशंस। उन गिवन डेफिनेशंस के हिसाब से वैल्यू ऑफ फंक्शंस निकाल लेते हैं, एज पर द गिवन डेफिनेशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द, बोथ साइड्स ऑफ द गिवन पॉइंट, ऑफ द गिवन पॉइंट। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, और ये अप्रोच काफी इजी होती है, बट ये अप्रोच क्या है, मैंने अभी अपने चेक किया ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में लग नहीं पाती है ना। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मुझे पता करना है, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, लिमिट, मुझे एक फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू पता करनी है, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स, एफ एक्स को मैं डिफाइन कर देता हूँ, लेट एस से मैंने डिफाइन कर दिया 2x-1, 2x-1, एक फंक्शन ले लिया मैंने अल्जेब्रिक। अब डायरेक्ट अप्रोच तो अल्जेब्रिक में ही लगती है, मैंने फंक्शन जानबूझ के क्या लिया, 2x-। अच्छा ऐसा नहीं है कि अप्रोच टू यहाँ नहीं लग सकती, अप्रोच टू तो एक्चुअली कहीं भी लग सकती है, लेकिन अपन प्रेफर क्या करेंगे, अप्रोच टू प्रेफर कब करेंगे और अप्रोच वन प्रेफर कब करेंगे, है ना। तो लिमिट ऑफ फंक्शन 2x-1, ठीक है, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स मैंने लिख दिया लेट से 2। तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि जैसे जैसे एक्स टू की तरफ बढ़ रहा है तो फंक्शन की वैल्यू किस और बढ़ रही है वो मुझे बताओ, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू
क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछ लिया। तो आप क्या करोगे, x इक्वल टू टू के लेफ्ट साइड में और x इक्वल टू टू के राइट साइड में फंक्शन की डेफिनेशन चेक करोगे। अब जब तक आपको दो या तीन डेफिनेशन नहीं गिवन है तब तक आप यही डेफिनेशन मानोगे, यही डेफिनेशन मानोगे। सपोज करो उसका मैं ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देखो। तो मान लो ये वन है, तो वन पुटअप करना जरा, टू वन या टू, माइनस वन, तो फंक्शन की वैल्यू वन पे वन ही आ रही है। ठीक है, टू पुटअप करना, फोर माइनस वन यानी थ्री, टू पे क्या आ रही है, वन टू थ्री, यहाँ पे आ रही है कुछ। ठीक है, और इधर एक पॉइंट इधर आ जाओ, जीरो पुटअप करना जरा, तो जीरो माइनस वन, जीरो पे क्या आ रही है, माइनस वन, यानी लगभग यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शन बना हुआ है, चेक करो, इस तरीके से फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, अब आप देखो आप किस पे चेक कर रहे हो, टू पे चेक कर रहे हो, इस पे चेक कर रहे हो, एक पॉइंट चलो फिर और आगे का भी ले लो, जैसे कि थ्री ले लिया मैंने, है ना। तो थ्री पे क्या वैल्यू आएगी, थ्री टू जा सिक्स माइनस वन फाइव, तो वन टू थ्री फोर फाइव, लगभग यहाँ पे ये वाली पॉइंट। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट पे चेक करना है, टू पे। ठीक है, तो अब आप टू के लेफ्ट साइड से जब आए तो देखो फंक्शन की वैल्यू कहाँ, किस और अप्रोच हुई, फंक्शन की वैल्यू किस और अप्रोच हुई। इस चीज का ये मतलब होता है कि y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू का मतलब होता है y की वैल्यू, एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट, x की x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। तो x कोऑर्डिनेट जब टू की तरफ जा रहा है तो y कोऑर्डिनेट किस ओर जा रहा है, देखो ऐसे से ऊपर बढ़ रहा है, ऐसे से ऊपर बढ़ रहा है, ऐसे से ऊपर बढ़ रहा है, और किस ओर जा रहा है, फोर की ओर जा रहा है, इस पॉइंट की ओर, मतलब थ्री की ओर, सॉरी, ये थ्री की ओर जा रहा है नहीं जा रहा है बताओ। ठीक है ना, इधर से मैं बढ़ा, और जब मैं इधर से आया तो चेक करो, इधर से आया तो भी मैं ऊपर से गिरती 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 वैल्यू वापस इस पे आके टकरा गई। तो लेफ्ट साइड से भी ये थ्री की ओर अप्रोच कर रहा है, और राइट साइड से भी ये थ्री की ओर अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये तो कब हुआ, जब फंक्शन की एक ही डेफिनेशन गिवन थी। अगर फंक्शन की दो डेफिनेशन गिवन होती तो उस हिसाब से ग्राफ बनता। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे फंक्शन की डेफिनेशन एनालाइज करेंगे अप्रोच वन में, और डेफिनेशन एनालाइज करके बस उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और वो वैल्यू सेम आ गई तो कह देंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये सिंपल अप्रोच वन है। तो हम क्या करेंगे, ये टू डी ग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं होती, हमको क्या करना होता है, सिंपली एक नंबर लाइन की फॉर्म में ग्राफ बनाना होता है। कैसे, लेट्स से इट इज अ नंबर लाइन, लेट्स से इट इज ए नंबर लाइन, और x इक्वल टू टू यहाँ पे बीच में कहीं पॉइंट है, मान लो x इक्वल टू टू यहाँ पे कहीं पॉइंट है ना। तो टू के जब दो डेफिनेशन गिवन ही नहीं है, जब दो डेफिनेशन गिवन ही नहीं है, तो लेफ्ट साइड में भी यही डेफिनेशन और राइट साइड में भी यही, भाई लेफ्ट साइड में भी यही डेफिनेशन हो गई टू एक्स माइनस वन, और राइट साइड में भी यही डेफिनेशन हो गई टू एक्स माइनस वन, हो गई नहीं हो गई बताओ। तो अब जब लेफ्ट साइड राइट साइड सेम डेफिनेशन है तो मैं इसको क्या कैसे सोल्व करूंगा, मैं इसको ऐसे सोल्व करूंगा, नाउ नाउ लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स, पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, है ना। तो मैं लिख देता हूं एल एच एल एट एक्स इक्वल टू टू, एल एच एल एट एक्स इक्वल टू टू। देखो चेक करो कैसे निकालेंगे, पहले तो मैं इसका नोटेशन लिखता हूं, कैसे लिखते हैं बेटा नोटेशन, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स टू, टू के ऊपर क्या लगा दूंगा, माइनस, और फंक्शन यानी कि एफ एक्स, ऐसे ही निकालूंगा। ठीक है, अब देखो इसको फर्दर कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना। टू के लेफ्ट साइड में क्या डेफिनेशन है, टू के लेफ्ट साइड में एक ही डेफिनेशन गिवन है तो दोनों जगह अप्लाई होगी, टू एक्स माइनस वन। तो मैं क्या करूंगा देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स, ये टू माइनस लगा हुआ है, ये माइनस तो हटा दूंगा, और माइनस की जगह हटाकर एफ एक्स की डेफिनेशन लिख लूंगा लेफ्ट साइड में, क्या है, टू एक्स माइनस, और नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर टू पुटअप कर दूंगा, ये है डायरेक्ट अप्रोच। माइनस हटाओ और लेफ्ट साइड वाली डेफिनेशन उठा के यहाँ रख दो, अभी तो सेम है, किसी किसी क्वेश्चन में अलग भी हो सकती है, किसी किसी क्वेश्चन में अलग भी, तो लेफ्ट साइड की अलग उठाना, राइट साइड की अलग उठाना, उठा ली डेफिनेशन आ गई, जस्ट पुट द वैल्यूज, खत्म। ये है डायरेक्ट अप्रोच या अप्रोच नंबर वन। ठीक है, तो मैंने क्या करा, टू पुटअप किया, तो टू इंटू टू माइनस वन, यानी कितना आया, ये थ्री आया। ठीक है, एंड आर एच एल, एंड आर एच एल एट एक्स इक्वल टू टू निकालने के लिए क्या करा, अब मैंने पहले तो मैं नोटेशन लिख देता हूं, उसको कैसे लिखेंगे अपन, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स टू पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, राइट। तो अब मैं प्लस वाले साइन को हटाना चाहता हूं, क्योंकि इसको मुझे सोल्व करना नहीं आता, ये क्या चीज है इसको सोल्व करना नहीं आता, टू प्लस का मतलब क्या है, इसका सोल्व करना नहीं है, तो ये प्लस हटाना चाहिए मुझे। तो हटाने के लिए आप प्लस जैसे यहां से हटेगा तो एक फंक्शन की डेफिनेशन मिलनी चाहिए टू द राइट साइड ऑफ टू। ठीक है, क्योंकि मुझे टू पे पता नहीं है, मुझे टू के राइट साइड में तो पता है फंक्शन, भाई टू पे फंक्शन कहां पहुंचा है मुझे पता नहीं है, लेकिन टू के राइट साइड फंक्शन चल कैसे रहा था, इस डेफिनेशन के हिसाब से चल रहा था, समझ गया ना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स, टू लिख दूंगा, प्लस हटा दूंगा, और एफ एक्स की जगह क्या लिख दूंगा बोलो, वही टू एक्स माइनस वन। और वही अब एक बार ये प्लस माइनस साइन हट जाता है
तो 2 की वैल्यू डायरेक्ट पुटअप कर दी जाती है। करो, 2 × 2 - 1 अगेन क्या आया 3। तो बोथ साइड से फंक्शन एक ही और अप्रोच किया, फंक्शन डेफिनेशन सेम ही थी, तो मैं लिख दूंगा हेयर हेयर लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ 2 ऑफ फंक्शन is equal to limit extending towards the positive side of 2 of the function। ये दोनों सेम है और दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं, 3 के इक्वल आ रहे हैं ना। वो किसके इक्वल आ रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आ रहे हैं इक्वल की नहीं आ रहे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो सो वी कैन कंक्लूड दैट लिमिट, क्या कंक्लूड कर रहा हूं मैं, देखो एक लाइन लिख रहा हूं, सो वी कैन कंक्लूड दैट लिमिट of the function fx, limit of the function fx at x equal to 2 की बात हो रही थी ना, at x equal to 2 exists। क्या कंक्लूजन आएगा, एग्जिस्ट होती है लिमिट, है ना। एंड, और वो लिमिट है क्या, कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो उसकी उसके बारे में पता लगाओ क्या है, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके बारे में तो पता नहीं लगा सकते, तो वो लिमिट है क्या, तो वो लिमिट है 3, मतलब अप्रोचेबल वैल्यू है क्या 3। एंड एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 ऑफ fx है क्या एक्चुअली, इट इज एक्चुअली इक्वल टू 3। यह है अप्रोच 1, आज अप्रोच 1 ही सीखेंगे और कल अप्रोच 2 को देखेंगे, द वैल्यू मेथड ऑफ एच वाला जो मेथड है उसकी ओर कल हम देखेंगे, ठीक है। अब आपको अभी तक लग रहा होगा कि सर ऐसे तो यहां तक पढ़ते पढ़ते बच्चे सोचता है कि सब तो वेस्ट है, वैसे ही अपन एक्स की वैल्यू एफ ऑफ 2 ही तो निकाल रहे हैं एक तरीके से, है ना, एक्स की वैल्यू 2 ही तो पुटअप कर रहे हैं। तो अभी तक ऐसा फंक्शन आपके नजर में नहीं आया। अब कंसिडर करो एक फंक्शन होता है, इसको कल लेंगे वैसे डिटेल में, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक है, रैशनल फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। अब देखो, अच्छा वो जो मैंने अप्रोच 1 अप्रोच 2 कही, सुनो, वो 99% काम करती है, ठीक है ना। कई जगह वो अप्रोच, मतलब अप्रोच 2 तो हर जगह काम करेगी, एच वाला मेथड वाला एच, लेकिन जो डायरेक्ट अप्रोच है ना, ये वाली में अप्रोच, ये थोड़ी रिस्की है, ये हर जगह काम नहीं करती है। तो हम क्या करेंगे, टू बिकम सेफ, हम क्या करेंगे, अप्रोच 2 ही लगाएंगे, मेथड ऑफ एच ही लगाएंगे। जैसे अभी अल्जेब्रिक फंक्शन है लेकिन इसमें फेल हो जाएगी, पता है क्यों, क्योंकि सपोज करो मैं आपसे पूछता लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो आप क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड से एक ही डेफिनेशन गिवन है 1/x, तो आप 0 पुटअप कर देते हैं और 1/0 क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। तो आपका आंसर आता है कि सर इन्फिनिटी इन्फिनिटी बराबर आ रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट है भी क्या, इन्फिनिटी लिमिट है। बट ये गलत है, सुनना ध्यान से, इसका ग्राफ जब बनाएंगे ना हम, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे और और ऐसे ग्राफ बनाएंगे ना जब हम इसका, तो 1/x का ग्राफ ऐसे बनेगा। तो आप देखो 0 की तरफ आते टाइम तो फंक्शन इन्फिनिटी ट्रेंड कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव इन्फिनिटी, और लेफ्ट साइड से जब मैं 0 की तरफ आ रहा हूं तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी ट्रेंड कर रहा है। तो इस डायरेक्ट अप्रोच से आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन गलत हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए मेथड ऑफ एच की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अपन उस चीज को अपन कल सीखेंगे। तो पार्ट 1 आज हुआ, आई डोंट नो कितने पार्ट्स होंगे, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ढंग से पूरा समझ लेना अभी भी, और पूरा भी एक बार और वीडियो को ढंग से समझ सपोज कर करके आप कुछ रह गया हो तो नोट डाउन कर लेना। हाँ बोलो। नहीं, 2 भी देंगे, 3 भी देंगे। अभी एक ही दी ना मैंने, अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया बेटा, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, इसमें मैंने एक ही डेफिनेशन दी है, 2 डेफिनेशन नहीं दी है। बट फिर भी इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग, अब डायरेक्ट अप्रोच से तो इन्फिनिटी आ रही है, लेकिन ग्राफ बनाया तो पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी है ना। अब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव पता है कहां से निकल के आएगी, मेथड ऑफ एच से निकल के आएगी। डायरेक्ट अप्रोच से तो दोनों साइड से पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रही है, तो डायरेक्ट अप्रोच लगा के तो आप कह देते हैं यस लिमिट एग्जिस्ट, और द लिमिट कितनी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, जबकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है नेगेटिव इन्फिनिटी एंड राइट हैंड लिमिट आ रही है पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो डेफिनेशन एक देने के बाद भी अप्रोच 1 फेल हो जाती है। तो आई विल सजेस्ट कि इस साल जब आप नई नई लिमिट सीख रहे हो, बिल्कुल जो इजी से फंक्शन है जैसे अभी लगाई 2x+1, बहुत इजी सा, इसमें डायरेक्ट अप्रोच लगा लो। सिंपल से किसी ने कह दिया x², हाँ इसमें डायरेक्ट अप्रोच लगा दो। लेकिन थोड़ा सा भी अटपटा दिखे ना, 1/x इन्फिनिटी जा रहा है, तो भूल जाओ अप्रोच 1, सीधे आ जाओ अप्रोच। बुक में तो बताइए अप्रोच 2 है, बुक में तो बताइए अप्रोच 2 है मेथड ऑफ एच, लेकिन प्रैक्टिकली जब अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो डायरेक्ट अप्रोच लगाई जा सकती है। इसमें क्या होता है, माइनस हटाओ लेफ्ट साइड वाली डेफिनेशन पुटअप कर दो, प्लस हटाओ राइट साइड वाली डेफिनेशन पुटअप कर दो,
समझ गए? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? चलो बाकी कल सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।